आज हमारी फर्स्ट क्लास है एसए की। आपने सुना होगा एसए काफी मुश्किल सब्जेक्ट है और इससे क्रैक करना काफी हार्ड है। ये चीजें आपने सुनी होंगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसको क्रैक करना इतना हार्ड क्यों है, क्यों सब कहते हैं कि ये पास नहीं होता, इसका पासिंग रेशियो इतना कम क्यों है। वो भी हम देखेंगे कि किस लिए लोग इसको बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं और क्यों इसका पासिंग रेशियो कम है। और बाकी जहां तक बात है कि ऐसे बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है सीएसएस का, तो ये चीज एक मिथ है। और ऐसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और आई थिंक कि सबसे इजी है आपको ऐसे लिखना। ठीक है, और इसको किस तरह से आप इजी बना सकते हो वो मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दूंगी। ठीक है, तो आप में टेंशन नहीं लेनी है। अगर बीच में कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है, या वो चीज़ पहले आपने नहीं सुनी, तो उस चीज पे आपने परेशान नहीं होना। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि इसे सिंपल करके समझाऊं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा फील होता है कि वो चीज आपने पहले नहीं पढ़ी हुई, तो उसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो वो हम बाद में पढ़ लेंगे या फिर उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से तरीके होते हैं ऐसे लिखने के। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि वेज टू राइट एन essay। ठीक है, हमारे पास तीन तरीके होते हैं ऐसे लिखने के। एक तरीका सबसे पहला जो बहुत हार्ड होता है, जो मेजॉरिटी एकेडमीज आपको बताते हैं, ठीक है, कि ये तरीका जो है वो आप यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। तो वो तरीका जब आप एग्जाम के अंदर यूज कर रहे होते हैं, तो उस तरीके की वजह से हो सकता है कि आप उसको फेल कर जाते हो। तो हो सकता है कि आपका वे ऑफ राइटिंग ऐसे ठीक ना हो। ठीक है, क्योंकि हम जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर हम पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन ऐसे के अंदर हमें पहला वाला जो तरीका हमें बताया जाता है अकेडमीज की तरफ से, कि हम माइंड मैपिंग सीख के जाएं, और हम वहीं पे जाके ऐसे लिखें, वहीं पे जाके जो है वो अपने माइंड को इस काबिल बनाएं कि हम उधर ही जाके कोई एक अच्छा इंट्रोडक्शन बना सकें और एक अच्छा कंक्लूजन बना सकें। ठीक है, माइंड मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सिर्फ उस पे रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिर्फ ये सोच के एग्जाम में नहीं बैठ सकते कि मैं पूरा इससे एग्जाम में ही बैठ के या एग्जाम में ही सोच के लिख लूंगा। ठीक है, क्योंकि आप जब ये करके जाते हो ना, तो फिर ही आपका ऐसे जो है वो खतरे में हो जाता है। सेकंड तरीका आपका ये है कि आप ना कोई भी, ये मेरे बताए हुए खुद तरीके हैं, ठीक है, ये कोई फॉर्मल तरीके नहीं है। इससे राइटिंग के फॉर्मल जो तरीके हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सेकंड तरीका ये है कि आप उसको मेमोराइज करके जाएं। ठीक है, ये सेकंड तरीका है। इस तरीके का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आप जो मेमोराइज करके जाते हैं, वो जरूरी नहीं है कि ऐसे बिल्कुल वैसा ही आए। ठीक है, तो पहला तरीका जो आपको अकेडमीज बता रहे होते हैं, जिनसे आप ऐसे जाके वहां पे लिखो और पीछे वाले पेज पे जाके माइंड मैपिंग करो, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए बहुत टाइम वेस्टिंग होता है। क्योंकि पहले आप जाते हो सबसे बैक वाले पेज पे, उसमें जाके आप माइंड मैपिंग करते हो, आप अपने टॉपिक को ब्रेक डाउन करते हो, तो आप ये सारी चीजें सीख के जाते हो कि हाउ टू ब्रेक योर टॉपिक एंड हाउ टू मेक एन आउटलाइन और ब्ला ब्ला, इस तरह की सारी चीजें आप सीख के जाते हो। और फिर वहां जाके जो है वो आप वो चीजें अप्लाई कर रहे होते हो। उससे एक तो आपके पास बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ऐसे लिखने का, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है और ये आपको फेल करवा सकता है बहुत इजीली। ठीक है, तो पहला वाला तरीका मेरी तरफ से बेकार है। अगर बहुत इंटेलिजेंट कोई लोग बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं और वो ऐसा उनको लगता है कि वो वहां जाकर अच्छा सोच सकते हैं और वहां जाकर अच्छा लिख सकते हैं बगैर किसी प्रैक्टिस के, ठीक है, तो मेरी तरफ से वो जा सकते हैं और लिख सकते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। ठीक है, जो सबसे लास्ट और मेरा तरीका है, जो जिससे मैं इससे पास करती हूँ, मेरा तरीका ये है मेमोराइज प्लस माइंड मैपिंग प्लस जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो थर्ड वाला तरीका है ना, मैं उससे ऐसे पढ़ाती हूँ। ठीक है, ये थर्ड वाला जो तरीका है वो किस तरह का तरीका है ये भी मैं आपको गाइड करती हूँ। ठीक है, एक सेकंड मैं एडमिट कर लूँ। हाँ,
जो थर्ड वाला तरीका है ऐसे लिखने का, ये काफी इजी तरीका है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले मेमोराइज आपको नजर आ रहा है, वो चीजें आप मेमोराइज करेंगे जो आपको पता है कि वो आपको लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन, आपको पता है कि इंट्रोडक्शन आपको लाजमी लिखना है। ठीक है, हमारे पास ऐसे की कुछ टाइप्स होती हैं। ठीक है, जिन टाइप्स के अंदर आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं, ठीक है, इशू बेस्ड ऐसे होते हैं, तो आप जो है वो उन ऐसे को प्रिपेयर करके जाएंगे, यानी कि आप इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप कंक्लूजन भी प्रिपेयर करके जाएंगे और आप टॉपिक को मेमोराइज करके जाएंगे। प्राइस करने के ड्रॉबैक्स मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, अब आप ये सोच होंगे कि हम जो मेमोराइज करके जाएंगे वैसा तो ऐसे आने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मेमोराइज प्लस माइंड मैपिंग। हम जो मेमोराइज करके जाएंगे उसी को हम माइंड मैपिंग करके अपने इंट्रोडक्शन को मोल्ड कर देंगे। ठीक है, यानी हम जो इंट्रोडक्शन बनाएंगे वही इंट्रोडक्शन हम सारे टॉपिक्स में यूज करेंगे, बट हम ये देखेंगे कि हम उसको मोल्ड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन हमारा सेम ही होगा, बट हम उसको देखेंगे कि हम, अगर हमारे पास टॉपिक्स चेंज होते रहते हैं, तो हम उसको टॉपिक वाइज मोल्ड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और जो जनरल हमारा स्ट्रक्चर होगा, यानी जो मेरा ऐसे स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल जनरल होगा। ठीक है, जनरल इन अ सेंस कि आप वो किसी भी टॉपिक में लगा सकोगे। किसी भी टॉपिक से मुराद के, जैसे आपने एजुकेशन का ऐसे प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है, लेकिन एजुकेशन जरूरी नहीं है कि जब आपने एजुकेशन को जिस डायमेंशन से प्रिपेयर किया वो उसी डायमेंशन से आए। ठीक है, वो किसी भी डायमेंशन से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एजुकेशन को प्रिपेयर किया हुआ है, जनरल एजुकेशन जैसे होती है वैसे प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है, लेकिन टॉपिक आपका आ गया हायर एजुकेशन, इल्स एंड रेमेडीज, इस तरह करके आपके पास टॉपिक आ जाता है, तो आप उसको किस तरह से मोल्ड कर सकते हो, उसकी आउटलाइन किस तरह से बना सकते हो। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। माइंड मैपिंग कैसे करेंगे, देखो एक तो सबसे मेन चीज कि हमारी जो आवाम है ना, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसे के अंदर पूरा केक बनाना होता है। ठीक है, केक हम ऑब्वियसली बेस से बनाते हैं, बट हमारी जो आवाम है, हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जेली पे फोकस करती है। वो नीचे का केक और नीचे की बेस नहीं देख रही होती, वो बस ये सोच रही होती है कि हमें ये जेली कैसे प्रिपेयर करनी है। तो ऑब्वियसली जब आपके पास केक ही नहीं है तो आप जेली कहाँ लगाते फिरोगे। ठीक है, तो ये मेरी एक बकवास सी एग्जाम्पल थी। खैर, अब हम आते हैं अपने मेन ऐसे की तरफ। तो मैं ऐसे एम ही नहीं स्टार्ट करवाती, मैं पैराग्राफ से स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ठीक है, पहले हम पैराग्राफ्स लिखना सीखेंगे ताकि हम ऐसे के पैराग्राफ्स को अच्छे से लिख सकें। बाकी हम डिफरेंट हुक्स भी प्रिपेयर करेंगे ताकि आप अपने जो भी इंट्रोडक्शन आप बना रहे हैं, जैसे भी इंट्रोडक्शन बना रहे हैं, उसमें आप उस तरह के हुक्स को फिट कर सकें। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बताऊंगी कि आप वो किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है टॉपिक सेंटेंस। इस स्ट्रक्चर से जो भी बाहर जाएगा ना, तो उसका जो पैराग्राफ है ना वो पैराग्राफ नहीं होगा। सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस, इसमें परेशान नहीं होना, मैं आपको ये एक एक करके पूरा समझाऊंगी। ठीक है, थर्ड में आपने क्या करना है, हिट द टॉपिक सेंटेंस डायरेक्टली। ये चीज आपके पास ना ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी है कि आप करो या ना करो। ठीक है, फिर आपके पास फोर्थ पे आ जाता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट वन, फिर आपके पास आ जाता है आर्ग्यूमेंट टू, फिर आपके पास आ जाता है आर्ग्यूमेंट थ्री, लास्ट में जो हमारा आर्ग्यूमेंट फोर है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शनल है। पहले हम बेस बनाना सीखेंगे कि हम बेस किस तरह बना सकते हैं ऐसे की। ठीक है, उसके बाद हम अपने केक के ऊपर जेली लगाएंगे, यानी कि हम आउटलाइन बनाना सीखेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस लास्ट में, या फिर हम इसको कंक्लूजन भी कह सकते हैं। लास्ट में हमारे पास हमारा जो मेन कंक्लूजन है वो आ जाता है।
ठीक है, तो अब हम आते हैं कि टॉपिक सेंटेंस होता क्या है और इसको हम लिख कैसे सकते हैं। ठीक है, हाउ टू राइट अ टॉपिक सेंटेंस। अब क्योंकि सबसे पहले हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है तो हमें ऑब्वियसली वही लिखना है, हाउ टू राइट अ टॉपिक सेंटेंस। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम नॉर्मली जैसे पैराग्राफ लिख के मुझे चेक करवाने को स्पेशली भेजते हैं और मैं उनको कहती हूँ कि आपका जो पैराग्राफ है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो उसका क्या मतलब है? उसका यही मतलब है कि जो स्ट्रक्चर होता है ना पैराग्राफ का, वो आपने फॉलो नहीं किया हुआ। और क्योंकि जैसे आप जो लेस के फ्लेवर्स देखते हो, वैसे लेस के जितने भी फ्लेवर्स होते हैं उन सब में सॉल्ट एडेड होता है, लाजमी ऐड होता है, ठीक है। लेकिन जो आप सॉल्टेड फ्लेवर वाला लेते हो उसमें कुछ ज्यादा ओवर सॉल्ट डला हुआ होता है क्योंकि वो उसका फ्लेवर होता है। तो इसी तरह हमारे पास जो एस्से होता है वो क्योंकि सीएसएस का एक सब्जेक्ट है और उसे हमें एस्से की तरह अटेम्प्ट करना है, तो उसमें ज्यादा फ्लेवर ऐड करेंगे हम, क्योंकि हमें बताना है कि हमने एस्से लिखा है, तो इसलिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। बाकी हम नॉर्मली जो लिखते आ रहे थे पैराग्राफ अपनी लाइफ में, जो मैट्रिक सिस्टम में या फिर आप अपने बोर्ड सिस्टम में जितने भी ऐसे लिखते आते थे, उसके अंदर आपको नहीं बोला जाता था कि आप स्ट्रक्चर को फॉलो करो। बट क्योंकि आप एक फ्लेवर्ड ऐसे लिख रहे हो, एक सीएसएस के फ्लेवर में लिख रहे हो, तो इसीलिए आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना लाजमी है। तो हाउ टू राइट अ टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस बेसिकली होता क्या है, अगर मैं इजी वर्ड में आपको समझाऊं तो जो भी आपका टॉपिक होगा ना उसका आपको सेंटेंस बना के पेश करना है, ताकि सिर्फ आपको आइडिया, आपके जो एग्जामिनर है पढ़ने वाले को आइडिया हो जाए कि बेसिकली आप लिख क्या रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली हम एक जो है ना झटके से कोई भी चीज ना स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हमें टॉपिक सेंटेंस की जो है वो जरूरत होती है, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस होता क्या है, एक कंट्रोलिंग आइडिया होता है जो कि हमें क्या करता है, एक ओवरव्यू देता है। टू अंडरस्टैंड अ पैराग्राफ गिव्स एन ओवरव्यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द पैराग्राफ। ठीक है। और सेकेंडली जो है वो हम कोई भी क्रक्स ऐड कर रहे होते हैं, यानी हम टॉपिक सेंटेंस को डायरेक्टली हिट कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं खुद भी आपको लिख के दिखाऊंगी एक पैराग्राफ ताकि आप लोगों को लिखना आ जाए, ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टॉपिक सेंटेंस जो है वो एक हुक भी होता है, ठीक है, जो हम रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए लिखते हैं, ठीक है। यानी जो भी हम ऐसे लिखेंगे पैराग्राफ उसके अंदर हम हुक्स को ऐड करेंगे। हुक्स किस तरह के होते हैं, ताकि पढ़ने वाले को जो है ना आइडिया हो कि आपका टॉपिक क्या है, सेकेंडली ये कि वो उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़े। तो हम डिफरेंट हुक्स लिखना सीखेंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप टॉपिक को कैसे ऐड कर सकते हैं। यानी हम जनरल हुक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम कोई भी टॉपिक्स को हम ऐड कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास टॉपिक्स किस तरह के आने वाले हैं, ठीक है। इट मस्ट बी रिवॉल्व अराउंड द टॉपिक। यानी आपका जो टॉपिक सेंटेंस है वो आपके टॉपिक से रिलेट होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है वो कश्मीर की बात कर रहे हैं तो आप कश्मीर की बात कर रहे हैं तो बीच में आपने जो है वो यूएस की एग्जाम्पल दे दी, इस तरह आपने नहीं करना है, ठीक है। टॉपिक में ही रहना है। अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं, टॉपिक सेंटेंस के रूल्स। तो हमारा पहला रूल ये है कि हमारा जो सेंटेंस है ना वो सिंपल होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस के क्या फायदे हैं, ठीक है। आपका जो सेंटेंस अगर आप बहुत ज्यादा वाइड करेंगे, बहुत ज्यादा लंबा सेंटेंस बनाएंगे, तो लंबे सेंटेंस में आपको पता है कि आपको कॉमा लगाना होगा या फिर सेमी कॉलन लगाना होगा, जो कि आपको इतना ज्यादा आइडिया नहीं होगा, ठीक है। मेजोरिटी को सेमी कॉलन या कॉमा की जो है वो मतलब वैल्यू नहीं पता होती, उनको नहीं आइडिया होता कि कहाँ कब कॉमा लगेगा और कहाँ कब सेमी कॉलन लगेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा ये है कि आप सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस और शॉर्ट सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस का मतलब ये है कि आप बिल्कुल अपने सेंटेंस को सिंपल रखो, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल उर्दू में आपको कह रही हूँ कि आज मेरी क्लास है
मैं बच्चों को तदरीसी मुआवनात से आगाह करना चाह रही हूँ, तो इसीलिए आज मैं अपनी क्लास लूंगी। तो आपको बीच में जो मैंने बोला, जो भी लैंग्वेज यूज करी वो उर्दू ही थी, बट आपको नहीं समझ आई। तो मैंने क्या किया, अपने सेंटेंस को सिंपल से स्टार्ट किया, बट बीच में मैंने इतनी कोई भारी जो है वो कैब ऐड करी, जो आपने कहा कि पता नहीं इसने क्या बोला है। शुरू का तो समझ आया, बट बीच में इसने जो बोला है वो सेंटेंस में भी फिट नहीं हो रहा, और उसने जो बोला है वो भी सही से समझ नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रही थी। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं है इंग्लिश ही में इस तरह हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आप जो लैंग्वेज जिस तरह से स्टार्ट करते हो आप उसको उसी मोल्ड में रखते हो। ठीक है, आप उसको उसी डायमेंशन में लेके चलते हो। एकदम से आप कोई ऐसा वर्ड नहीं बोल देते कि किसी को पूरा सेंटेंस ही ना समझ आए। ठीक है, अगर मैं उर्दू में आपको बोल रही हूँ तो मैं आपको इस तरह बोल सकती हूँ कि मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर रही थी क्योंकि मुझे अ, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना था। ठीक है, मैं पढ़ाना यूज कर सकती थी क्योंकि मैं सिंपल स्टार्ट करूँ, लेकिन मैंने क्या कहा, तदरीसी मुआवनात को यूज किया, जिसका मतलब आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता। तो ये इसका मतलब टीचिंग है। ठीक है, तो सिंपल आपको सेंटेंस रखना है, शॉर्ट इसलिए रखना है ताकि आपके सेंटेंस के बीच में कोई कॉमा या सेमी कॉलन ना हो, जिससे आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। ठीक है, शॉर्ट सेंटेंस में आप सिर्फ फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड आपके पास है प्रेजेंट टेंस में आपने कौन से टेंसेस लिखने हैं, आपने अपना इससे जो है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखना है। ठीक है, आपने कोई पास्ट टेंस यूज नहीं करना, और आई यू वी ऐसे करके इस तरह की चीजें जो है ना यूज नहीं करनी है आपने अपने ऐसे के अंदर। ठीक है, क्योंकि आप खुद को नहीं लिख रहे हैं, आप किसी टॉपिक पे लिख रहे होंगे। ठीक है, आप शॉर्ट सेंटेंस सिंपल सेंटेंस लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, जिसके अंदर आप सिंपल टेंस यूज कर सकते हैं, इंडेफिनिट, परफेक्ट और मॉडल वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आप यूज कर सकते हैं, और क्या चीजें आप नहीं यूज कर सकते वो भी मैं बता देती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप यूज नहीं कर सकते। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं आप यूज कर सकते। बाकी पैसिव वॉइस आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है, आपने एक्टिव वॉइस में आपने लिखना है। बाकी फ्रेजेस भी आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है, बाकी फ्रेजेस की जहां तक बात है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ना यूज करें। ठीक है, बाकी यूज कर सकते हैं लेकिन उसको फिट करने के तरीके होते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप ना लिखें। अब मैं आपको एक ऐसे सॉरी एक पैराग्राफ स्टार्ट करके बताती हूँ। पर उससे पहले हम हुक्स लिख लेते हैं, वरना फिर बीच में मुश्किल होगी। ठीक है, ये हुक्स आप अपने पास नोट कर लें। जब हम ऐसे लिखेंगे तो उसमें ये हमारे पास काम आएंगे। आपके पास जो भी इशू बेस्ड ऐसे आएगा उसके अंदर आप इनमें से कोई भी हुक लगा सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपका इशू होगा वो आप पैराग्राफ में लिखेंगे, यानी जो भी आपका टॉपिक होगा इशू बेस्ड टॉपिक, वो आप पैराग्राफ के अंदर लिख लेंगे।
अब जैसे मैंने ये हुक बनाया है द इशू करके, ठीक है। एक सेकेंड। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, द इशू एपिडेमिक इज अ टिकटिंग टाइम बम वेटिंग टू डिस्ट्रॉय आवर सोसाइटी, ठीक है। एक ऐसा इशू है मेरे पास जो मैं कह रही हूँ कि एक ऐसा टाइम बम है जो सोसाइटी को बस तबाह करने वाला है। तो जो भी मैं मेरे पास टॉपिक आएगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टॉपिक आ गया कोविड 19 से रिलेटेड, और मेरे पास ये हुक पड़ा हुआ है जो कि मैं रट्टा मार के गई हूँ, ठीक है। मैंने रट्टा मारा है, बट क्योंकि मैंने ऐसा रट्टा मारा है कि मैं उसको मोल्ड कर सकती हूँ, ठीक है। सिर्फ मैंने मेमोराइज नहीं किया, मैंने उसके साथ जो है वो माइंड मैपिंग भी इंक्लूड की हुई है, और मैंने अपने जितने भी मेरे हुक्स थे उन सबको मैंने स्ट्रक्चर्ड लिखा था, और उन सबको इस तरह लिखा था कि मैं किसी भी टॉपिक के साथ उसको मोल्ड कर सकूं, ठीक है। तो क्योंकि मुझे अपना ये वाला हुक याद था, तो मैं लिखूंगी, द कोविड 19 epidemic is a ticking time bomb waiting to destroy our society। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मेरा हुक बन गया, ठीक है। ऐसे का मेरा क्या बन गया, हुक बन गया। यानी मैंने रीडर की अटेंशन ग्रैब करनी थी और मुझे एक हुक बनाना था, तो मैंने हुक बना लिया, ठीक है। सेकंड हम हुक बनाते हैं, द ट्रुथ इज, उसके बाद हम इशू लिख देंगे, इट इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम, इट्स अ सिम्टम ऑफ अ लार्ज disease infecting our society।